उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के सांझे उम्मीदवार होंगे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से होगा मुकाबला। 9 सितंबर को मतदान। पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के लिए एनडीए सांसदों से की समर्थन की अपील। नई दिल्ली में सांसदों ने सीपी राधाकृष्णन का किया गर्मजोशी के साथ स्वागत। 2029 की तैयारियों में जुट गई हरियाणा भाजपा संगठन को मजबूत करने पर जोर। मुख्यमंत्री ने हारे हुए विधायकों के साथ की बैठक। जमीनी स्तर पर सक्रिय होकर जनता के काम करने के दिए निर्देश। राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने जींद के अपने दौरे पर लिया शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा। ऐच्छिक कोष से गांव झांझ के स्कूल को दिए 60,000 रुपए। नमस्कार, मैं हूं गीतू गुलाटी। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया ब्लॉक और एनडीए ने अपने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। बी सुदर्शन रेड्डी का सीपी राधाकृष्णन से मुकाबला होगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में उपराष्ट्रपति चुनाव पर विस्तार से चर्चा हुई और उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में बी सुदर्शन रेड्डी के नाम पर सहमति बनी। उपराष्ट्रपति चुनाव में बी सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के उम्मीदवार होंगे, जिनका मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से होगा। बी सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। खड़गे ने कहा कि इंडिया अलायंस ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। उन्होंने कहा कि बी सुदर्शन रेड्डी भारत के सबसे प्रतिष्ठित और प्रगतिशील न्यायविदों में से एक हैं। उनका एक लंबा और प्रतिष्ठित कानूनी करियर है, जिसमें आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करना शामिल है। इस वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ा करने का निर्णय लिया है और वो निर्णय यूनानिमसली हमने किया है। मुझे खुशी होती है कि सभी अपोजिशन पार्टी एक होकर एक नाम पे अगर मिल के लड़ने के लिए तैयार है तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट डेमोक्रेसी का और लोकतंत्र का है। हमने ये तय कर दिया है कि इस इलेक्शन में एक अच्छे उम्मीदवार को, एक अच्छे कानूनदा आदमी को और एक अच्छे स्वभाव के जो उम्मीदवार है उसको हम खड़ा करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सांसदों से मिलवाया है। आज एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें सीपी राधाकृष्णन का परिचय कराया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी पार्टी और सभी दलों के सांसदों से सीपी राधाकृष्णन का समर्थन करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मंगलवार सुबह दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक में भाग लिया। उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन की उम्मीदवारी के पक्ष में उत्साह देखकर प्रसन्नता हुई। एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। पीएम मोदी की मौजूदगी में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का बैठक में परिचय कराया गया। एनडीए के लोअर लीडर्स और सांसदों ने सीपी राधाकृष्णन का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, उन्हें बधाई दी। एनडीए सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी का भी आभार व्यक्त किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मौजूदगी में उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी का परिचय हुआ। एनडीए पार्टी के जितने भी फ्लोर लीडर्स हैं, एनडीए के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, सब ने गर्मजोशी के साथ आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी का स्वागत किया, अभिनंदन किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील किया है कि
उपराष्ट्रपति जी के इस चुनाव में जो उम्मीदवार एनडीए ने तय किया है, उनको पूरे पार्टी मिलकर के, सब पार्टी के दल, सब एमपीज एक साथ आकर के सर्वसम्मति से समर्थन करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक अब कानून बन गया है। इस ऐतिहासिक कानून से भारत की खेल प्रशासन व्यवस्था में बड़े बदलाव होने की उम्मीद जताई जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से जारी राजपत्र अधिसूचना में कहा गया है, संसद से पारित अधिनियम को 18 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति से मंजूरी मिली और इसे सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है। राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 ये विधेयक लंबे समय से लंबित था और पिछले एक वर्ष में विभिन्न हितधारकों से व्यापक परामर्श के बाद 23 जुलाई को लोकसभा में पेश किया गया था, जहां 11 अगस्त को इसे पारित किया गया। अगले दिन राज्यसभा ने भी 2 घंटे से अधिक चली चर्चा के बाद इसे मंजूरी दे दी। नया कानून न केवल खेल संस्थाओं के लिए शासन संबंधी मानदंड तय करता है, बल्कि त्वरित विवाद निपटारे के लिए राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल के गठन का भी प्रावधान करता है। इसके अलावा इसमें राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल, नेशनल स्पोर्ट्स इलेक्शन पैनल की स्थापना का भी उल्लेख है, जो अक्सर विवादों में रहने वाले राष्ट्रीय खेल महासंघों के चुनावों की निगरानी करेगा। हरियाणा बीजेपी अब 2029 की तैयारियों में जुट गई है और संगठनात्मक मजबूती पर खास जोर दिया जा रहा है, क्योंकि हरियाणा की राजनीति में आज एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हारे हुए विधायकों, पूर्व मंत्रियों और जिला अध्यक्षों के साथ चंडीगढ़ में अहम बैठक की। इस बैठक को संगठन को दोबारा मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि सभी विधायकों को फील्ड में सक्रिय होकर जनता में काम करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी 365 दिन काम करने वाली पार्टी है, जबकि कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सत्ता केवल एक ही व्यक्ति के हाथ में है। कानून व्यवस्था पर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है और मुख्यमंत्री इस दिशा में लगातार सक्रिय हैं। चुनाव लड़े उनके की भी जिम्मेदारी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देखिए आपको भी काफी अच्छा वोट मिला है, तो ऐसे में आपकी भी समाज के प्रति उतनी जिम्मेदारी, भले ही आप चुनाव नहीं जीते लेकिन जिम्मेदारी तो आपकी भी है। तो आप भी समाज के बीच में रहो और जो काम लोगों की समस्या है उन समस्याओं को लेके आओ और निश्चित तौर से सरकार उन समस्याओं का समाधान करेगी। तो हम उनके बीच में जाएं, लोगों की समस्याओं का समाधान करें। देखिए, संगठन खड़ा करना हर पार्टी की जिम्मेदारी है। वैसे जो हमारा संविधान भी होता है, जिसमें हम लिखते हैं पार्टी का संविधान होता है, उसमें भी हम ये निश्चित करते हैं कि इस प्रकार से हम चुनाव कराएंगे, इस प्रकार से पार्टी के पदाधिकारी होंगे, सारा उसका एक खाका हम देते हैं चुनाव आयोग को। तो ये जिम्मेदारी तो पार्टी की है कि उसको करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने बहुत लेट किया। चलो किया, अच्छी बात है। इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि बीजेपी एक कार्यकर्ताओं का संगठन है जिसने देश और प्रदेश में 3 बार सरकार बनाने का अवसर प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि सरकार के विकास कार्य अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। संगठन हर समय इसके लिए तैयार है। पार्टी एक कार्यकर्ताओं का संगठन है और हम सब का बड़ा सौभाग्य है कि देश और प्रदेश में लगातार तीसरी बार देश और प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को शासन में सेवा करने का मौका दिया है। श्रीमान नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश की सरकार जन कल्याण के लिए निरंतर जनता के साथ मिलकर के, सब कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के बहुत अच्छा काम कर रही है। तो वहीं सरकार के जो विकास के कार्य हैं, वो विकास के कार्यों का लाभ वह अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, इसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो तत्पर और तैयार रहता है। चलिए अब सीधे बात करते हैं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडौली के ताज़ा बयान पर। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने कहा है कि पार्टी के सभी 27 जिलों के जिला अध्यक्ष प्रभारियों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की। इस बैठक में 23, 24 और 25 तारीख को सभी मंडलों की बैठक करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही पार्टी ने उन 42 सीटों पर भी चर्चा की है जहां पिछली बार पार्टी हारी थी। उन स्थानों पर भी अब विशेष बैठकें आयोजित की जाएंगी।
बडौली ने कहा कि जो जिलों में अभी बैठक नहीं हुई है वहां भी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बैठक की जाएगी। प्रदेशाध्यक्ष ने चुनावी रणनीति पर भी बात करते हुए कहा कि प्रत्येक बूथ पर कितनी वोटें हैं इसका पूरे देश में विस्तृत आंकलन है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से बातें रखी हैं, राहुल गांधी को इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। मोहनलाल बडौली ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि जब भी कानून व्यवस्था पर चर्चा होती है, विपक्ष जनता को गुमराह करने का काम करता है। आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी 27 जिलों के अध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी, सभी जिलों के प्रभारी और सभी 6 मोर्चों के प्रदेश के अध्यक्षों के साथ मुख्यमंत्री जी की पूरी विस्तार से संगठन को लेके संगठन की नई रचना बनी है। सभी जिलों की कार्यकारिणी की बैठकें हुई है, सभी हमारे मंडलों की कार्यकारिणी की बैठकें हुई हैं और आने वाले समय में 23, 24 और 25 सभी 377 मंडलों में हमारी मंडल की कार्यकारिणी की बैठकें रहेंगी। और जो विकास के काम हैं, जो सीएम घोषणा के काम हैं, उन सब की समीक्षा बैठक भी सभी जो हारे हुई हमारी 42 सीटें हैं उन सब प्रत्याशियों के साथ हुई है। जो राहुल गांधी जी बयानबाजी कर रहे हैं, उनकी बयानबाजी उनमें अकल की कमी है। मंदबुद्धि का बच्चा जिस प्रकार से बात करता है उस प्रकार की बयानबाजी राहुल गांधी ने की है। और ये जो कांग्रेस की लगातार हार हुई है 2014 के बाद, जिस प्रकार से देश की जनता ने कांग्रेस को नकारा है, ये उसकी बौखलाहट में दिया गया बयान है। हरियाणा विधानसभा के 22 अगस्त से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र की तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। इस सिलसिले में विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लेने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में लिए गए निर्णयों से विधानसभा सचिवालय ने सभी विधायकों को और मंत्रियों को अवगत करवा दिया है। इसके साथ ही सत्र की 3 बैठकों के प्रश्नकाल के लिए ड्रॉ निकाल लिए गए हैं। इसके लिए कुल 60 विधायकों के प्रश्नों को सूचीबद्ध किया गया है। विधानसभा की कार्रवाई को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विधान भवन में मोबाइल फोन के प्रयोग की अनुमति नहीं रहेगी। विधायकों को भेजे गए दिशा निर्देश में कहा गया है कि वे अपना फोन सुरक्षा अधिकारियों के पास जमा करवा दें या उसे साइलेंट मोड पर रखें। सुरक्षा प्रबंधों के मद्देनजर तय किया गया है कि पूर्व स्थापित संसदीय प्रथाओं के अनुसार कोई बैग, ब्रीफकेस अथवा कोई सामग्री चैम्बर में ना लेकर जाए। इस प्रकार का सामान विधान भवन के प्रवेश द्वार पर जमा करवाने का आग्रह किया गया है। विधायक दर्शक दीर्घाओं के लिए प्रतिदिन एक ही व्यक्ति का प्रवेश पास बनवा सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपने अतिथियों के पूरे विवरण के साथ निर्धारित फॉर्म विधानसभा सचिवालय को 1 दिन पूर्व भेजना होगा। विधायकों से ये भी प्रार्थना की गई है कि वे अपने किसी भी मेहमान को उचित प्रवेश पत्र के बिना वाहनों में ना लाएं। विधान भवन में प्रवेश से पहले बैरिकेड पर ऐसे सभी व्यक्तियों की जांच की जाएगी। राज्यपाल असीम कुमार घोष ने जींद के कई गांवों के प्राथमिक स्कूलों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का भ्रमण कर वहां मिलने वाली सुविधाओं को परखा और उनमें और क्या सुधार हो सकता है इस बारे में विचार विमर्श किया। सर्वप्रथम राज्यपाल असीम कुमार घोष ने गांव झांझ की राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला में पहुंचे, जहां पर जिला प्रशासन के आला अधिकारियों, ग्रामीणों एवं स्कूली बच्चों ने परंपरागत ढंग से उनका भारी स्वागत किया और स्कूली बच्चों ने अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी उनके स्वागत में प्रस्तुत किए। राज्यपाल ने प्राथमिक पाठशाला में मिड डे मील और वहां की सुविधाओं के बारे में विस्तार से बातचीत की। इस अवसर पर राज्यपाल ने अपने संबोधन में मिड डे मील में और अधिक सुधार पर बल दिया और कहा कि इसे और अधिक बेहतर बनाने की आवश्यकता है ताकि हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। निरीक्षण के पश्चात राज्यपाल असीम कुमार घोष ने बताया कि स्कूल में छत पर बरसात का पानी एकत्रित ना हो और बिजली के पंखे की समुचित व्यवस्था के लिए अपने ऐच्छिक कोष से 60,000 रुपए की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में उच्च शिक्षा का स्तर बहुत बेहतर है तथा बुनियादी अथवा प्राथमिक शिक्षा पर वे प्रयास करेंगे। राज्यपाल के साथ उनकी धर्मपत्नी और विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा मिड्डा सहित जिला के अनेक अधिकारी इस अवसर पर उनके साथ मौजूद रहे। है लेकिन हमारा स्कूल हमारा देखने होगा, स्कूल फाउंडेशन है ना, तो हमारा ये हरियाणा का स्कूल के लिए मैं जो अटेंशन गवर्नर्स का जो अटेंशन वो अटेंशन हम देंगे। तो मेरा प्राइमरी इंटेंशन रहेगा हरियाणा का जो स्कूल कॉलेज का जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड के आगे बढ़ाने, उसके में
आपका इस जिला में प्राइमरी स्कूल देखने शुरू किया है। हम और एक प्राइमरी स्कूल में जाऊंगा, तो आपका शुभकामना है कि आप भी ख्याल रखेंगे कि स्कूल का परिवेश ठीक है कि नहीं, बच्चे लोग को सिक्योरिटी ठीक है कि नहीं, मिड डे मील ठीक अच्छा मिलता कि नहीं, ये आपको देखना ही होगा। अध्यापिका मनीषा मामले में सोमवार को पीजीआई एमएस रोहतक में दोबारा पोस्टमार्टम हुआ। दोबारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जहर खाने से मौत हुई, इसकी पुष्टि हुई है। पीजीआई एमएस रोहतक के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर कुंदन मित्तल ने सोमवार रात को पत्रकारों से बातचीत में बताया कि मनीषा के दोबारा हुए पोस्टमार्टम में भी मौत की वजह जहर ही आई है। विसरा भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट आ गई है। शरीर पर किसी प्रकार के चोट के भी निशान नहीं मिले, साथ ही कोई केमिकल अथवा एसिड नहीं था। बॉडी से किसी तरह का सीमन नहीं मिला। गर्दन पर जो निशान मिले हैं वे हो सकता है किसी जानवर ने खा रखे हों। फोरेंसिक एक्सपर्ट ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है। पोस्टमार्टम करने वाले पैनल में फोरेंसिक साइंस, पैथोलॉजी और मेडिसिन डिपार्टमेंट के डॉक्टर शामिल किए गए थे। तो ये पोस्टमार्टम इसका भिवानी में भी हुआ था, यहाँ री पोस्टमार्टम के लिए आई थी। जो टेस्ट लिए गए, जो किए गए, जो विसरा हमने भेजी थी उसमें पॉइजन आया है। पॉइजन के जो भी टेस्ट टुकड़े भेजे सब में पॉइजन आया है। और जो डाउट क्रिएट किया गया था भाई इसके साथ सेक्सुअल असाल्ट हुआ हो या कुछ हुआ हो, तो उसकी रिपोर्ट आई है। सीमेन वगैरह कुछ नहीं मिला, कोई ऐसा नहीं मिला। कोई तेजाब चेहरे पर डाला गया हो ऐसा था, वो बाल भेजे गए थे, उसकी रिपोर्ट भी आई है। उसमें भी कोई ऐसा चीज़ नहीं मिली केमिकल इसकी। कि डेड बॉडी पड़ी है जंगल में कहीं पड़ी है, कोई उसको काटे तो वो तो पॉसिबिलिटी तो उसमें ज़्यादा वही लिखी गई है कि इरेगुलर है। एक रेगुलर सरफेस से कोई काटेगा ना तो शार्प निशान आते हैं। जो इसकी हड्डियाँ टूटी हुई थी वो भी इरेगुलर थी गर्दन की। मतलब एक होता है जो फोरेंसिक एक्सपर्ट मेरे साथ बैठे थे उन्होंने एक्सप्लेन किया सारा, तो वो चीज़ें इरेगुलर थी। मतलब ऐसा नहीं कि कोई चीज़ से काट दें वो हो जाए। गौरतलब है कि भिवानी जिला के लोहारू के ढानी लक्ष्मण गांव की मनीषा 11 अगस्त को प्लेवे स्कूल गई थी। उसने पिता के बयान की माने तो उसे बीएससी में एडमिशन लेने के लिए जाना था, लेकिन घर नहीं लौटी तो परिजनों ने पुलिस स्टेशन में शिकायत की। लेकिन पुलिस ने कार्रवाई के बजाय परिजनों से कहा कि बेटी भाग गई होगी या आ जाएगी। इसके बाद 12 अगस्त को गुमशुदगी का केस दर्ज किया गया। 14 अगस्त को मनीषा का शव सिंघानी में नहर के पास मिला। शव सड़ गया था। ऐसे में आशंका जताई गई कि मनीषा की हत्या हुई है और फिर शव फेंका गया। मामले के संबंध में प्रदेश सरकार ने भिवानी के एसपी मनबीर सिंह को पद से हटा दिया। साथ ही लोहारू के एसएचओ, लेडी एएसआई सहित 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया था। महिला टीचर मनीषा का शव पाए जाने के बाद इसको लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन हुए तथा मनीषा की हत्या होने का अंदेशा रहा, परंतु मेडिकल रिपोर्ट में तथ्य अलग नजर आ रहे हैं। ये बात रोहतक रेंज के आईजी वाई पूर्ण कुमार ने भिवानी में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। हालांकि उन्होंने माना कि इस मामले में भी जांच चल रही है। किसी को भी इस मामले में अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। के तहत जो प्रोसीजर फॉलो करना आता है वो फॉलो कर रहे हैं। और पोस्टमार्टम 2 बार हो चुका है, भिवानी में भी हुआ और पीजीआई में बोर्ड से भी हुआ, वीडियोग्राफी के साथ हुआ। कल वो रिपोर्ट्स आ गए हैं और मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट्स को अध्ययन किया है, एग्जामिन किया है। जो मोटी बात उन्होंने ये बताई कि ऑर्गेनोफॉस्फरस नाम का एक केमिकल जो इंसेक्टिसाइड है वो मृतक के इंटेस्टाइन्स और किडनी अलग पार्ट में मिला है और वो कॉज ऑफ डेथ हो सकता है क्योंकि पॉइजनस है वो। एंड दूसरा कंटेंशन परिवारजनों का ये था कि रेप हुआ है या कोई फोर्सफुल सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, उसकी भी उन्होंने पुष्टि करी। कोई स्ट्रगल मार्क्स नहीं है और कोई जो स्वैब लिए गए उसमें कोई सीमेन डिपॉजिट नहीं है। अब इस रिपोर्ट के आधार पर यह स्पष्ट हो गया है कि मनीषा के शरीर में जहरीला पदार्थ था और उनकी मौत उसी के कारण हुई। वहीं रिपोर्ट के बाद आंदोलन और विरोध प्रदर्शन समाप्त करने की घोषणा कर दी है और मनीषा का अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया है। नारनौल के गांव पटिकरा में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के लिए लंबे समय से बिल्डिंग बनकर तैयार थी और कई सालों के इंतजार के बाद इसे शुरू किया गया।
इस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में प्रथम चरण में सरकार ने 100 सीटें निर्धारित की थी। उसके बाद उसे हटाकर 70 सीटें कर दी गई और बीते वर्ष मात्र 30 सीटें यहां पर निर्धारित की गई। वर्ष 2025 में सरकार ने एक बार फिर से इसमें 33 सीटों का इजाफा करते हुए 63 सीटें आयुर्वेदिक डॉक्टर के लिए निर्धारित की। अब मांग उठने लगी है कि यहाँ पर सरकार टीचिंग स्टाफ के साथ साथ अन्य उपकरणों की भी कोई कमी नहीं है। ऐसे में नारनौल के आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में सरकार द्वारा 100 सीटें निर्धारित की जाएं, जिससे कि ऐसे में गरीब बच्चों का भी यहाँ दाखिला हो सके। मेडिकल कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं का भी यही कहना है कि यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर सरकार ने सराहनीय काम किया है। पूरा स्टाफ है और सरकार नारनौल के इस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में 100 सीटें निर्धारित करें ताकि अन्य बच्चों का भी दाखिला हो सके। सेकंड बैच में हुआ 2023 में 70 सीट, 2024 में 30 सीट, अभी 2025 में हमारे 63 सीट का परमिशन मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। 100 से 63 सीट होने का कारण है कि हमारे पास जो फैकल्टी है, टीचर्स है, वो उसमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर ऐसे 3 ईयर होते हैं। उसमें 45 टीचर चाहिए होते हैं, जो कि 14 प्रोफेसर, 14 एसोसिएट प्रोफेसर, 14 या 15 लेक्चरर चाहिए होते हैं। अगर इसमें 100 सीटें होंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को गवर्नमेंट का लाभ मिलेगा। 100 सीटें होंगी तो ज़्यादा बच्चों को फीस कम फीस पे अच्छी नॉलेज मिलेगी। अच्छा कैंपस है, यहाँ पे सारे टीचर्स अवेलेबल हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिले, इसके लिए 100 सीटें हमारे कॉलेज में होनी चाहिए। इस कॉलेज में फैसिलिटीज और टीचर्स तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। इतनी अच्छी पढ़ाई है, मुझे नहीं लगता किसी और कॉलेज में होगी। फैसिलिटीज भी हैं यहाँ पे सारी, जो नहीं थी उन पे भी काम किया गया और अब धीरे धीरे सारी फैसिलिटीज आ रही हैं। तो बस हम यही चाहते हैं कि हमारे कॉलेज को 100 सीटें मिलें। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस को लेकर स्वास्थ्य विभाग पलवल द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत 1 से 19 साल तक के बच्चों व युवाओं को अल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी। उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ द्वारा विशेष अभियान की तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग समेत संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान की नोडल अधिकारी डॉक्टर पुष्पा ने बताया कि जिला में 26 अगस्त को नेशनल डी वार्मिंग डे तथा 2 सितंबर को मॉपअप दिवस के दिन के रूप में मनाया जाएगा। इस अभियान को सफल बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाएगा। 100% बच्चों को दवा खिलाई जा सके। उन्होंने कहा कि कृमि मुक्ति दिवस मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य बच्चों में पेट के कीड़ों की बीमारी से मुक्त करना है। ये बीमारी बच्चों में शारीरिक कमजोरी उत्पन्न करती है, जिससे बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है। उन्होंने कहा कि बच्चों को कुपोषण से बचाने में शिक्षक अहम भूमिका निभा सकते हैं। को कीड़े मारने वाली गोली खिलाएंगे, एल्बेंडाजोल 400 mg, और 20 से 24 साल तक की जो प्रजनन आयु वर्ग की महिलाएं हैं, उन सभी महिलाओं को ये गोली खिलाई जाएगी। हमारा जो टारगेटेड एरिया रहेगा वो हम सभी सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, भट्टे, ढाबे, कोचिंग इंस्टीट्यूट, सब्जी मंडी, ट्रैफिक सिग्नल, लोकल मार्केट, सभी जगह हम ये अपनी टीम्स वहाँ रेडी करेंगे और इस प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलाएंगे। मेरा सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि 26 तारीख को आप सभी अपने निजी सरकारी अस्पताल, आंगनवाड़ी सेंटर या स्कूल्स में अपने बच्चों को प्रेरित करें कि वो ये गोली खाएं। उनके लिए ये गोली बहुत जरूरी है। फरीदाबाद के नगर निगम कमिश्नर धीरेंद्र खडगटा ने आज नई पहल करते हुए फरीदाबाद के तमाम वार्डों का दौरा करते हुए एक नया अभियान शुरू किया, ताकि हर वार्ड में समस्याओं की जानकारी के साथ साथ धरातल पर चल रही योजनाओं के विकास कार्यों की जानकारी ली जा सके तथा जहां जहां इंक्रोचमेंट है उन्हें भी चिन्हित कर कार्रवाई की जा सके। आपको बता दें कि यहाँ फरीदाबाद के पहले निगम कमिश्नर हैं जिन्होंने हर वार्ड में जाकर स्थिति का जायजा लेने का बीड़ा उठाया है, जिसके चलते वे आज वार्ड नंबर 28 में अपनी टीम के साथ पहुंचे, जहां उनके साथ एक्सीएन, तमाम एसडीओ और जेई मौजूद रहे, जिन्हें निगम कमिश्नर ने जरूरी आदेश दिए। धरातल पे योजनाएं में क्या दिक्कत आ रही है वो सारा चेक कर रहे हैं। जहाँ भी कोई
हमको लगता है कि कमी पेशी डिपार्टमेंट के द्वारा किए गए संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश दिए कि संबंधित हफ्ते में कार्रवाई करें। इसके अंतर्गत हमने अगले हफ्ते से इंक्रोचमेंट अभियान भी चालू करेंगे। इसके अंदर कल से इसके अंदर निशानदेही चालू कर रहे हैं। जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट है अगले हफ्ते में इसको हम सारे पूरा करेंगे ताकि जो योजनाएं धरातल पे होनी चाहिए उसमें जो दिक्कतें आ रही है वो नहीं। कुछ हमारी ज़्यादातर अप्रूव्ड कॉलोनी नहीं हो पाई हमारे एरिया में, तो आज उनका भी दौरा कराया है और कमिश्नर साहब से मांग की है कि जल्दी से जल्दी हमारी ये कॉलोनियाँ भी अप्रूव्ड हो जाएं तो इनका भी हम विकास कार्य आगे करवा दें। हमारे यहाँ पे जैसे कम्युनिटी सेंटर नहीं था उसकी। नूंह जिला उपायुक्त विश्राम मीना ने मंगलवार को तावंडू उपमंडल का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तहसील कार्यालय, ट्रेरी कार्यालय तथा बिलासपुर मार्ग पर निर्माणाधीन लघु सचिवालय भवन का निरीक्षण एवं समीक्षा की। निरीक्षण में कई खामियां सामने आई, जिनके समाधान के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने पाया कि लघु सचिवालय का निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है। इस पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने भवन एवं लोक निर्माण विभाग तथा कार्यकारी एजेंसी को तुरंत गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने एसडीएम जितेंद्र कुमार को भी प्रत्येक माह कार्य की निगरानी करने के आदेश दिए और कहा कि 2 माह बाद वे स्वयं दोबारा निरीक्षण करेंगे। तो वहाँ लगभग 25% काम हो चुका है। काम की जो प्रगति है वो धीमी पाई गई, तो एजेंसी और बीएनआर जो हमारे विभाग है उनको निर्देश दिए गए कि वो समयबद्ध तरीके से उसको कंप्लीट करें। साथ ही एसडीएम साहब उसको हर महीने एक इंस्पेक्शन विजिट उसकी करेंगे ताकि काम की प्रगति को जो है वो समीक्षा की जा सके। 2 महीने बाद मैं खुद भी एक बार दोबारा उसको जांच करने आऊँगा कितनी प्रगति हुई है। साथ ही जो तहसील और मंडल स्तर के कार्यालय का जो वार्षिक निरीक्षण है वो निरीक्षण में दिशा निर्देश दिए गए हैं। काफ़ी चीज़ें ठीक पाई गई है। उसमें जो नई चीज़ है वो ये है कि हमारे उपमंडल ऑफिस में एसडीएम साहब जितेंद्र जी जब से आए थे उन्होंने ई ऑफिस का इस्तेमाल किया, डिजिटाइजेशन का काम शुरू करा है। हरियाणा के लगभग सभी जिलों में ऐसी फोर्स तैयार की गई है जिसके जवान फुल बॉडी प्रोटेक्टर के साथ हर समय तैयार मिलेंगे। हरियाणा में लगभग 6200 के करीब जवानों को तैयार किया गया है जो किसी भी स्थिति से निपटने में माहिर हैं। यमुनानगर में ऐसी एक कंपनी तैनात की गई है जिसमें 107 जवान हैं। इन्हें मधुबन और यमुनानगर पुलिस लाइन में विशेष ट्रेनिंग दी गई है। इन सभी को फुल बॉडी प्रोटेक्टर ड्रेस दी गई है जो नॉर्मल प्रोटेक्शन के अतिरिक्त है। यमुनानगर के पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने बताया कि इस ड्रेस में जवान अपने आप को अतिरिक्त सुरक्षा वाले पाते हैं एवं सक्षम महसूस करते हैं और वे किसी भी परिस्थिति से निपटने में सक्षम हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा पुलिस द्वारा पूरे हरियाणा में पिछले दिनों 6200 ऐसी ड्रेस खरीदी गई थी, जिसके अलावा 1000 महिलाओं के लिए अलग से ऐसी ड्रेस खरीदी गई है। 7 पुलिस के जवान हैं जिसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। उसका एक इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी पूरी कंपनी का इंचार्ज है। फिर वो कंपनी अलग अलग प्लेटून्स में डिवाइडेड है और प्लेटून का जो इंचार्ज है वो एक सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी होता है। वो प्लेटून फर्दर फिर सेक्शंस और हाफ सेक्शंस में डिवाइडेड होती है। तो ये कंपनी पहले से ही मतलब तैनात है। इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग। अंबाला के आदित्य मालरा ने कजाकिस्तान में चल रही एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीतकर अंबाला और प्रदेश का नाम पूरे देश में रोशन किया। आदित्य ने ये सिल्वर मेडल 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता में हासिल किया। उनकी टीम में हरियाणा के ही फरीदाबाद से अनमोल जैन और यूपी के सौरभ शामिल थे। वहीं आदित्य की इस जीत पर उनके साथी खिलाड़ियों ने शुभकामनाएं दी हैं, तो दूसरी ओर अन्य साथी खिलाड़ियों का कहना है कि वह आदित्य से प्रेरणा लेंगे और देश के लिए मेडल जीत कर लाएंगे। चैंपियनशिप खेलने के लिए तो वहाँ पे उसका टीम के अंदर सिल्वर मेडल आया। एकेडमी में एक खुशी का माहौल है। आदित्य एक डिसिप्लिन बच्चा है और 2017 से यही एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहा है अभिषेक सर के अंडर। सारे का सारा जो उसके साथ के जो टीममेट्स हैं सभी के सभी में खुशी का माहौल है कि हमारे फ्रेंड का इंटरनेशनल मेडल आया। हम लोग आदित्य भैया के साथ यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं और आज सुबह जब हमको पता चला कि आदित्य भैया का सिल्वर मेडल आया है कजाकिस्तान में जो एशियन एयरगन चैंपियनशिप चल रही है वहाँ पे, हम लोगों को बहुत खुशी हुई। यहाँ पे सब लोग खुश हैं और यहाँ पे आदित्य भैया को लगभग 8 साल हो चुका है प्रैक्टिस करते हुए और उनको अब फाइनली जाके उनका इंटरनेशनल ब्रेक थ्रू मिला है और उनके दूसरे ही इंटरनेशनल मैच में उनका सिल्वर मेडल आया है। तो एक नमस्कार, समाचारों में आज इतना ही।